बदल गया। यह मामला आधुनिक इतिहास की सबसे खौफनाक जांचों में से एक बन गया। हीथर एल्विस, उज्ज्वल भविष्य की ओर। हीथर एल्विस का जन्म 30 जून 1993 को हॉरी काउंटी, साउथ कैरोलिना में हुआ था। वह 3 बच्चों में से मझली थी और बचपन में वह शर्मीली और अंतर्मुखी थी। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ी हुई, वह एक सामाजिक और खुले विचारों वाली युवती के रूप में विकसित हुई। 2011 में हाई स्कूल से स्नातक होने के बाद हीथर जल्दी ही स्वतंत्र हो गई। उसने अपनी सहेली ब्रियाना के साथ कैरोलिना फॉरेस्ट में एक अपार्टमेंट किराए पर लिया और मर्टल बीच में द टिल्टेड किल्ट नामक रेस्तरां में होस्टेस के रूप में काम करने लगी। वह कॉस्मेटोलॉजी की पढ़ाई कर रही थी और एक उज्ज्वल भविष्य के सपने देख रही थी। 2013 तक हीथर एक सुखद जीवन जी रही थी। वह अपनी नौकरी से प्यार करती थी, उसके अच्छे दोस्त थे और वह अपनी युवावस्था की चुनौतियों से जूझ रही थी। लेकिन उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। उसकी मुलाकात एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति से हुई और वह उसके प्रेम में पड़ गई। प्रेम त्रिकोण। द टिल्टेड किल्ट में काम करते समय हीथर की मुलाकात सिडनी मूरर से हुई, जो 37 वर्षीय किचन उपकरण मरम्मत करने वाला था। सिडनी शादीशुदा था और उसके बच्चे भी थे, लेकिन फिर भी उसने हीथर के साथ एक प्रेम संबंध शुरू कर दिया। उम्र के बड़े अंतर के बावजूद हीथर सिडनी के प्रति आकर्षित हो गई थी। उसने अपने ट्विटर अकाउंट पर भी इसका जिक्र किया था। हालांकि यह संबंध लंबा नहीं चला। सिडनी की पत्नी टैमी मूरर को इस बात का पता चल गया और वह बेहद गुस्से में आ गई। हीथर की रूममेट और सहकर्मी ब्रियाना के अनुसार टैमी ने सिडनी को मजबूर किया कि वह हीथर को कॉल करे और बेहद कठोर शब्दों में उसे छोड़ दे। इस कॉल ने हीथर को तोड़कर रख दिया। वह दिल से टूट चुकी थी और अपमानित महसूस कर रही थी। लेकिन टैमी का गुस्सा यहीं खत्म नहीं हुआ। उसने हीथर को धमकी भरे संदेश भेजने शुरू कर दिए और यहाँ तक कि सिडनी और खुद की आपत्तिजनक तस्वीरें भी भेजी ताकि हीथर डर जाए। टैमी ने सिडनी को अपने काबू में रखने के लिए उसे रात में बेड से बांधकर रखना शुरू कर दिया और उसका फोन अपने नियंत्रण में ले लिया ताकि वह कहीं और संपर्क न कर सके। गायब होने की रात। 17 दिसंबर 2013 को हीथर एक युवा लड़के स्टीफन के साथ डेट पर गई। दोनों ने रात भर कार में घूमते हुए क्रिसमस लाइट्स देखी और फिर स्टीफन ने हीथर को मैनुअल ट्रांसमिशन कार चलाना सिखाया। हीथर खुश थी और ऐसा लग रहा था कि वह सिडनी के साथ अपने दर्दनाक संबंधों से उबर रही थी। स्टीफन ने हीथर को रात करीब 1:15 बजे उसके अपार्टमेंट पर छोड़ा और वह हीथर को आखिरी बार जीवित देखने वाला व्यक्ति था। बस 20 मिनट बाद हीथर को एक पब्लिक फोन से कॉल आया। यह कॉल लगभग 5 मिनट चली और फिर हीथर ने अपनी रूममेट ब्रियाना को फोन किया, जो छुट्टियों के लिए शहर से बाहर थी। हीथर ने घबराई हुई आवाज में ब्रियाना को बताया कि सिडनी ने उसे कॉल किया था और कहा था कि वह अपनी पत्नी को छोड़ रहा है और उससे मिलना चाहता है। ब्रियाना ने हीथर को सलाह दी कि वह इस बारे में सोचे और सुबह फैसला करे। हीथर ने उसकी सलाह मानी। दुर्भाग्यवश यह आखिरी बार था जब किसी ने हीथर एल्विस से सुना था। जांच की शुरुआत। हीथर की हरी डॉज इंट्रेपिड कार 19 दिसंबर 2013 की रात पीचट्री लैंडिंग में परित्यक्त पाई गई, जो उसके अपार्टमेंट से लगभग 8 मील दूर एक नाविक लॉन्च स्थल था। कार लॉक थी और उसका फोन, चाबियां और पर्स गायब थे। उसके माता पिता टेरी और डेब्बी एल्विस ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई और हॉरी काउंटी पुलिस ने जांच शुरू की। प्रारंभिक जांच में हीथर के हालिया संपर्कों पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिससे पुलिस ने स्टीफन से पूछताछ की, लेकिन उसे संदिग्ध नहीं पाया। इसके बाद पुलिस का ध्यान सिडनी मूरर और उसकी पत्नी टैमी मूरर पर गया। मर्टल बीच के एक वॉलमार्ट में सिडनी को 18 दिसंबर की सुबह करीब 1 बजे गर्भावस्था परीक्षण और सिगार खरीदते हुए देखा गया था, जिस सुबह हीथर गायब हुई थी। एक और कैमरे में सिडनी को पब्लिक फोन का उपयोग करते हुए देखा गया, जिसे हीथर को कॉल करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। आगे की जांच में पता चला कि सिडनी की ट्रक पीचट्री लैंडिंग के पास उस समय देखी गई थी जब हीथर के फोन का आखिरी पिंग उस क्षेत्र में हुआ था। इसके अलावा मूरर के घर से मिले सीसीटीवी फुटेज में हीथर के गायब होने के कुछ ही समय बाद सिडनी और टैमी को अपनी ट्रक साफ करते हुए देखा गया, जो जांचकर्ताओं के लिए एक संदिग्ध गतिविधि थी।
गिरफ्तारियां और कानूनी कार्यवाही। 21 फरवरी 2014 को हीथर के गायब होने के लगभग 2 महीने बाद पुलिस ने मूरर के घर पर एक सर्च वारंट जारी किया। 11 घंटे की तलाशी के बाद सिडनी और टैमी मूरर को हत्या, अपहरण, न्याय में बाधा डालने और अश्लील प्रदर्शन के आरोप में गिरफ्तार किया गया। अश्लील प्रदर्शन के आरोप जांच के दौरान मिले सार्वजनिक स्थानों पर खींची गई दंपत्ति की अश्लील तस्वीरों से जुड़े थे। हालांकि हीथर का शव नहीं मिला, लेकिन पुलिस को विश्वास था कि मूरर दंपत्ति हीथर के गायब होने में शामिल थे। हालांकि मार्च 2016 में पर्याप्त सबूतों की कमी के कारण हत्या के आरोप हटा दिए गए, लेकिन मूरर दंपत्ति पर अभी भी अपहरण और न्याय में बाधा डालने के आरोप लगे रहे। पहला मुकदमा जून 2016 में हुआ, जिसमें इस बात पर ध्यान केंद्रित किया गया कि क्या सिडनी ने हीथर का अपहरण किया था। मुकदमा एक बंद जूरी के फैसले के साथ समाप्त हुआ, जिसमें 10 जूरी सदस्यों ने दोषी ठहराया और 2 ने नहीं। बाद में सिडनी को न्याय में बाधा डालने के आरोप में दोषी ठहराया गया और उसे 10 साल की सजा सुनाई गई। अक्टूबर 2018 में टैमी मूरर पर अपहरण की साजिश के लिए मुकदमा चलाया गया। लंबे मुकदमे और 4 घंटे की विचार विमर्श के बाद जूरी ने उसे दोषी ठहराया। सिडनी और टैमी दोनों को अंततः हीथर के गायब होने में उनकी भूमिका के लिए 30 साल की सजा सुनाई गई। हालांकि हीथर का शरीर अभी तक नहीं मिला है। रहस्य का अंत। आज तक हीथर एल्विस का शरीर नहीं मिला है, जिससे उसके परिवार को कोई समापन नहीं मिल पाया है। यह मामला एक भयावह अनुस्मारक के रूप में खड़ा है कि कैसे एक प्रतीत होने वाला निर्दोष प्रेम संबंध एक दुखद और विनाशकारी अपराध में बदल सकता है। सिडनी और टैमी मूरर की सजा से कुछ हद तक न्याय मिला, लेकिन हीथर एल्विस के साथ वास्तव में क्या हुआ, इस पर सवाल अभी भी बने हुए हैं। जैसे जैसे साल बीत रहे हैं, हीथर का परिवार अब भी उम्मीद कर रहा है कि एक दिन उन्हें अपनी बेटी की किस्मत के बारे में सच्चाई पता चल सकेगी। हीथर एल्विस, सिडनी मूरर और टैमी मूरर के बीच का प्रेम त्रिकोण एक दुखद और भयावह कहानी है, जिसने पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया। हालांकि कुछ हद तक न्याय हुआ है, हीथर के गायब होने का रहस्य अभी भी अनसुलझा है। यह मामला हमें यह याद दिलाता है कि बेवफाई के खतरों से उत्पन्न होने वाली स्थितियां कितनी भयावह हो सकती हैं और लोग ईर्ष्या और गुस्से में आकर कितनी हद तक जा सकते हैं।